चलिए, हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 15 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसकी 1 या 2 क्लासेस और बची हुई है, सारा हम पढ़ा दिए हैं। और आज हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। U क्या है? स्मॉल u, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, कल बताए थे ना। स्मॉल v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। कल आपको हम दोनों डेरिवेशन बताए थे। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F=R/2 या R=2F। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। R बराबर 2F है ना, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 ना। तो अगर बताइए, अगर वक्रता त्रिज्या यानी R 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? आधा, F बराबर R/2, यही ना। जब जब आपको वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं, इसका मतलब R का मान दिए हैं, और जब फोकस दूरी बोल रहे हैं तो मतलब F का मान दिए हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2, F बराबर R/2। ठीक है, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए गणित के एक और नियम का इस्तेमाल होगा, जो हम आपको अभी बताएंगे। जैसे पहले हम आपको क्या क्या बताए थे? संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो आज आपको हम क्या बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं मतलब साथ साथ की भुजाएं, साथ साथ की। समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है 90 अंश, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, और ये भुजा क्या कहलाती है? आधार। ये लंब। चलिए, अच्छा, इतना आप लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। जो समकोण त्रिभुज का नाम भी नहीं सुना होगा वो भी जान ले। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण बनाने वाले कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। शेष दोनों भुजाओं में एक आधार है और एक लंब है। तो हम आपको क्या नियम बता रहे हैं कि समकोण, इसको लिख लीजिएगा, समकोण, ये किताब में आपके नहीं लिखा है, ये हम आपको बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब साथ साथ की भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। ठीक है बेटा। अब आप पूछेंगे कि सर ये समानुपातिक क्या होता है? समानुपातिक मतलब समान अनुपात। संगत भुजाएं मतलब इसके साथ की कौन सी भुजा संगत होगी? ये वाली कि ये वाली? ये वाली। लंब के साथ लंब वाली, आधार के साथ आधार वाली। ठीक है बेटा। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर होगा। ये गणित का नियम है, प्रमेय है। ये आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर कोई दो त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है, बड़ा छोटा इससे मतलब नहीं है, बड़ा छोटा इससे मतलब नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। यानी देखिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, यानी ये भी आधार और ये भी आधार, बी सी बटे क्यू आर। समझ गए ना? अच्छा, ऐसे मान लीजिए अगर आपको कोई दो त्रिभुज हम दे दें, ये दोनों त्रिभुज मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड, ये भुजा समकोण बनाती है, और दूसरा है हमारा ये यल यम यन, ये भुजा समकोण बनाती है। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी? कैसे लिखेंगे इसको बताइए? इसको कैसे लिखेंगे हम इन दोनों को? एक्स वाई अपॉन एल एम बराबर वाई जेड, फिर इसकी बारी वाई जेड अपॉन
mn या nm जो भी बोल दें, बात एक ही हुआ। समझ गए ना? तो ये नियम समझ गए ना, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं और कैसे समानुपातिक लिख करके हम दिखाएंगे। ये जो डेरिवेशन आपको बताने जा रहे हैं, इस डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल है, इसीलिए हम आप इसको बताएं। अब आप लोग डेरिवेशन आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्या कॉलर है? हाँ ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई ये उत्तल दर्पण है। हाँ, उत्तल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। उत्तल दर्पण के लिए किसमें संबंध? u v f में संबंध। ये आपके बुक की हेडिंग है। और u क्या है, v क्या है, f क्या है, आपको हम बता दिए हैं। उत्तल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। जहां u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। हम क्या बताए थे, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यही गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी का पहला नियम था। दूसरा क्या था, सभी प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं तरफ से आपतित होती हैं, हमेशा बाईं तरफ से आपतित होंगी। और दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से दाहिने तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। चलिए, ये मान लीजिए आपने बना लिया दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें कलई किस पृष्ठ पे की गई है? उभरे हुए पृष्ठ पर। और दबा हुआ पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या बन जाएगा इसका? दर्पण का ध्रुव। ये क्या बन जाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र। ये क्या बन जाएगा? दर्पण की फोकस दूरी। समझ गए? अब मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है ए बी क्या रखी गई है? कोई वस्तु। ये कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो जब इस तरह से वस्तु रखी जाती थी तो पहला प्रकाश किरण इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के कहाँ जाती थी? मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये परावर्तक पृष्ठ पर किस बिंदु से टकराई? बिंदु N से टकराई। इस बिंदु का नाम मान लीजिए बिंदु N है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मान लीजिए इस बिंदु का नाम क्या है? N। ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी? मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। ठीक है ना? और मान लीजिए कि जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। किससे होकर के जा रही है? वक्रता केंद्र से, जो दर्पण पर बिंदु P पर टकरा रही है। मान लो कहां टकरा रही है? मान लो L पर। मान लो किस पे टकरा रही है? L पर। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों मान लीजिए कहां प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु B डैश पर। अब जब इस B डैश को, ये B के ऊपर जो लगा है ना, इसको डैश कहते हैं। जब B डैश को हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो क्या बन गया? A डैश। तो ये जो A डैश B डैश बना है ये इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। A डैश B डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। समझ गए? तो सबसे पहले हम क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के गई, दूसरी वक्रता केंद्र C से होकर गई जो उसी मार्ग से वापस लौट गई। और इस दर्पण का नाम क्या है? M1 M2। ठीक है। अब देखिए, कल आपको हम लिखना सिखाए थे ना, कल आपको हम लिखना सिखाए थे कि जब भी कोई डेरिवेशन करिए तो ये आपका क्या हो रहा है? डेरिवेशन हो रहा है। डेरिवेशन करिए तो जो आप फिगर बनाइए उस फिगर को आप लिख दीजिए। नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन तब वही नंबर कट जाता है। जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जान जाए कि आपको सारी चीजें आती हैं। आप क्या लिखेंगे? M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। इसमें लिखने में कोई समस्या है? हाँ। दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु AB रखी गई है। वस्तु AB के शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु N से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है, दर्पण पर बिंदु L पर आपतित होती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं और B डैश से जब मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं B डैश A डैश, तो यह A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है।
इतना चीज लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, इतना चीज लिख लीजिएगा। जब आप इतना लिखेंगे तब एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, इस यन से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए, इसका नाम रख दीजिए मान लीजिए क्यू, एन क्यू। समझ गए? अब आप समझ लीजिए आपका फिगर कंप्लीट। एक बार आप फिगर बना लिए तब जान लीजिए आप डेरिवेशन कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको संबंध किसमें किसमें निकालना है, यू में, वी में, एफ में। तो अब यू है क्या, यू क्या है, वस्तु की दूरी। इससे दर्पण के थ्रू से पी से ए की, पी से ए की दूरी क्या है, यू, पी ए का मान क्या है, यू। अच्छा, ये यू प्लस यू होगा कि माइनस यू होगा, ये यू माइनस यू होगा क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरी है, माइनस यू होगा, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब कहां बना है, ए डैश पर बना है, तो पी ए डैश बराबर क्या होगा, वी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये माइनस भी होगा क्योंकि बाईं तरफ नापी गई है। अच्छा, फिर दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी पी एफ, और पी एफ का मान क्या आ जाएगा, एफ, ये क्या आएगा, माइनस एफ। समझ गए? इतना चीज आप लिख लिए तो जान लीजिए कि आपका आधा काम हो गया, आपका आधा काम हो गया। इसके बाद आपको खाली वही जो हम आपको बताया ना कि दो समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब देखिए इसमें आपको ये त्रिभुज समकोण दिख रहा और ये त्रिभुज समकोण दिख रहा, और क्योंकि ये लंब है ना, लंब का मतलब ही होता है 90 अंश। अब देखिए यहाँ पर यन से लंब डाला गया मुख्य अक्ष पर एन क्यू, तो ये भी लंब है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में। त्रिभुज का साइन कैसे बनाते हैं, ऐसे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में लिख सकते हैं ऐसे ना। अब हम वही नियम लगा देंगे कि ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का चिन्ह ऐसा नहीं होता, समकोण त्रिभुज का चिन्ह होता है ऐसा, ऐसा, ठीक है बेटा। जहां समकोण त्रिभुज की बात आए वहां ऐसा चिन्ह बना दीजिए तो देखने वाला समझ जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए इसका लंब क्या है, ए बी, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार क्या है, ए सी, ए सी अपॉन इसका आधार क्या है, ए डैश सी, ए डैश सी। क्वेश्चन में लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं। अच्छा, हम तो इतना ही लिख दिए हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समझ गए? यहां तक समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? यहां तक नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लिख दिए। अच्छा, और कोई आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, तो इन दोनों को भी ले लीजिए। त्रिभुज एन क्यू एफ, समकोण त्रिभुज एन क्यू एफ व समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। तो इसमें संगत भुजाएं बताइए बेटा कौन कौन सी है, लंब एन क्यू बटे ए डैश बी डैश, यही ना होगा, एन क्यू बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या है, एफ क्यू अपॉन एफ ए डैश। भाई इतना त्रिभुज है ना, एफ ए डैश, समझ गए। फिर यहां कोष्टक में यही चीज दोहरा दीजिएगा जो ऊपर लिखे हैं समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं। समझ गए ना? अब देखिए ये जो एन क्यू है, ये एन क्यू ए बी के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि समांतर आया है ना। जो दूरी ए बी की यहाँ है वही दूरी यहाँ होगी, वही यहाँ, हर जगह दूरी समान है। दो समांतर रेखाओं का मतलब ही होता है कि इनके बीच की दूरी हर जगह कितना होगी, इक्वल होगी, समान होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर एन क्यू, चूंकि ए बी बराबर एन क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो अच्छा, ए बी बराबर एन क्यू है, तो इस एन क्यू की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, एन क्यू की जगह पे ए बी लिख सकते हैं ना। तो लिख दिए हम चूंकि के बाद, इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू अपॉन
एफ ए डैश। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा, इतना काम हो गया ना। अब देखिए इसके बाद, इतना समझ गए, दो त्रिभुजों को हम समकोणिक दिखाएंगे, संगत भुजाओं को समानुपातिक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हैं तो अच्छा ये बताइए, ये NQ की जगह पे AB हमको लिखने की नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको इस बाएं पक्ष को बराबर करना है, तब तो दाहिना वाला बराबर हो जाएगा। कल हम यही बताए थे ना कि जब ये इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, एक नियम और याद रखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, कल बताए थे ना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये जो FQ है FP के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो, इस FQ को हम हटा क्यों रहे हैं? FQ को हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको संबंध किसमें निकालना है, फोकस दूरी में, FP में। इसका मानना F है, इसका मानना संबंध तो इसी में निकालना है, तो FQ के जगह पे हमको FP लिखना ही लिखना है। तो परीक्षा में ऑटोमेटिक आपको याद आ जाना चाहिए, इस FQ के जगह पे FP हम तब कब लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक छोटा है। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, यदि यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक कैसा है बेटा, द्वारक छोटा है। बहुत आसान डेरिवेशन है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो FQ बराबर क्या हो जाएगा, FQ किसके बराबर हो जाएगा, FP के। अब देखिए FP का मान तो F है ना, FP का मान देखिए यहाँ पे ऊपर लिखे थे कि नहीं, मिटा दिए क्या? हाँ, FP का मान देखिए -F लिखे थे ना, इसी में संबंध देखिए, ये जो सारी राशियां हमको, अच्छा अभी हम आपको समझा रहे हैं, इस FQ के जगह पे क्या लिख देंगे आप, FP लिख देंगे, और बाएं तो सेम ही रहेगा, तो AB बटे A डैश B डैश बराबर FQ के यहाँ पे क्या लिख देंगे, FP बटे FA डैश। ठीक है, मान लीजिए ये समीकरण हमको मिल गया 1 और ये समीकरण मिल गया 2, समझ गए, 2 समीकरण मिल गया हमको ना। अब देखिए फिर से समझ लीजिए कि हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, इसके सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु AB रखा, वस्तु AB के शीर्ष B से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ N पर आपतित होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है दर्पण के बिंदु L पर आपतित होती है, जो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और बिंदु B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब क्या डाले गए, B डैश A डैश। तो ये B डैश A डैश वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब है, समझ गए ना। इसके बाद हम क्या किए, इतना काम हो गया, फिर एक लंब हम डाल दिए, दर्पण के बिंदु N से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया NQ, हमारा फिगर कंप्लीट, लिखने की चीजें हम उसे बोल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये दोनों समकोणिक त्रिभुज दिख रहे हैं और ये दोनों समकोणिक त्रिभुज दिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, परीक्षा में खूब पूछता है ये। ठीक है, और इसी के आधार पर या तो डेरिवेशन पूछ देगा या तो सवाल पूछ देगा। अच्छे जब डेरिवेशन समझे रहेंगे तो सवाल आसानी से हल कर देंगे, और अगर मान डेरिवेशन पूछेगा तब तो अब राजा ही है, आराम से करके खाली हो जाएगा, देखिए कितना आसान है। उसके बाद आप देखिए U V F में संबंध बताना है तो आप बता देंगे कि U इसमें से क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी PA का मान U, और वो भी +U नहीं होगा, -U होगा, क्योंकि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी कहती है ध्रुव से बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, अच्छा दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी PC क्या हो जाएगी, नहीं PC तो R होता है, इसमें संबंध हमको निकालना ही नहीं क्योंकि R में नहीं निकालना है, फिर V में निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, PA डैश का मान क्या हो जाएगा, -V, और फिर PF क्या है, फोकस दूरी, -F। समझ में आ गया, ये दोनों त्रिभुज हम समकोणिक ले लिए, समकोणिक हो गया तो इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो गई, संगत भुजाएं AB बटे A डैश B डैश, AC बटे CA डैश, यही तो लिखे हैं, A डैश C लिखो, CA डैश लिखो, बात बराबर है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को समकोणिक ले लिए हम, NQ बटे A डैश B डैश, पहले इसी को लीजिएगा, लंब को पहले लीजिएगा फिर आधार को लीजिएगा, लंब बटे आधार, पहले लंब को लीजिएगा NQ बटे A डैश B डैश, NQ बटे A डैश B डैश, फिर इसको क्या लिए FQ, आधार बटे आधार। अच्छा ये मत करिएगा कि पहले आप NQ बटे A डैश B डैश लिख दिए, फिर जब आधार लिखने की बारी आई तो पहले इसका वाला लिख दिए। जिस त्रिभुज का लंब पहले लिखेंगे ऊपर, उसी त्रिभुज का आधार भी ऊपर लिखेंगे। तो जैसे देखिए इस त्रिभुज का NQ लंब ऊपर लिखे ना, तो इसी वाले त्रिभुज का आधार FQ ऊपर लिखेंगे, समझ गए, ये यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए, ये AB जो वस्तु रखी गई है ये किसके बराबर हो जाएगी, NQ के।
इसके बराबर हो जाएगी NQ के। तो इस AB की जगह पे NQ की जगह पे हम क्या लिख दिए, AB लिख दिए। ये चूंकि का चिन्ह है, ये इसलिए का चिन्ह है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बायां साइड हमारा यहां बराबर हो चुका है, यहां बराबर हो चुका है। ये जो FQ है, इसी FQ की सेटिंग अगर हम कर दें FP में तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि जब हम FP लिख देंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम स्मॉल f आराम से लिख सकते हैं, फोकस दूरी। तो हम लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो FQ बराबर FP। तो FQ बराबर FP लिख करके FP लिख दिए, हमको ये समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, अब ऊपर से मिटाए। अब ऊपर से हम मिटाते हैं, कहां से मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं। अभी देखिए इस लाइन की जरूरत है इसीलिए मिटा नहीं रहे हैं। ये समीकरण 1 मिल गया, ये समीकरण 2 मिल गया। अब लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी AC बटे A डैश C, यानी AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C किसके बराबर हो जाएगा, FP बटे FA डैश। ठीक है, अब आप नीचे का आराम से मिटा सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हमको कुछ नहीं करना है। ये FP क्या है, फोकस दूरी F है। अच्छा AC क्या है, ये दूरी है। AC क्या है, ये दूरी है। अब देखिए इस AC को हम लिख सकते हैं PA माइनस PC, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखो ये कोई हम लाइन खींच दिए, मान लीजिए ये P है, ये A है, ये C है। ठीक है, और ये AC लिखा है, इस AC को हम PA माइनस PC, इस बड़की लाइन में से इतना दूरी को घटा देंगे तो ये छोटका दूरी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मान लो इस बड़की दूरी है 8 सेंटीमीटर, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लो कि हमको खाली 3 सेंटीमीटर लाना है, तो इस 8 वाले में से 5 को घटा देंगे तो 3 आ न जाएगा। तो 8 वाले को हम क्या कहेंगे, PA कहेंगे, और 5 वाले को क्या कहेंगे, PC कहेंगे। तो किसका मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा। तो इस AC की जगह पे हम PA माइनस PC लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, चाहे हम कहीं 3 लिख दें चाहे 8 माइनस 5 लिख दें, बात तो एक हुआ। और कहीं हम 12 लिख दें या 14 माइनस 2 लिख दें, कोई अंतर आएगा, बात तो ही होगा, फिर घट करके 12 ही हो जाएगा। तो इस AC की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा, PA माइनस PC। अच्छा अभी हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, PA माइनस PC क्यों कर रहे हैं। फिर A डैश C, इसी तरीके से A डैश C को आप क्या लिख सकते हैं, PC बड़की दूरी माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। ठीक है, और देखिए PF है, ये जो PF है इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्योंकि PF का मान तो हमको पता है, PF क्या है, फोकस दूरी है। और FA डैश, ये जो FA डैश लिखा है ना, FA डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से देखो देखी जा रही है, इसी P पे हर बार घूम घूम कर हम कहाँ जा रहे हैं, P पर। FA डैश को हम कैसे लिखेंगे, PA डैश माइनस PF। FA डैश इतना दूरी निकालना है तो इस बड़के में से इतने वाले को घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी, PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। अब देखो, अब आप पूछेंगे कि ऐसा रहने देते तो क्या दिक्कत हो जाता, काहे इसको इतना जो है तामझाम बढ़ा दिए। तामझाम इसलिए बढ़ा दिए, ये जो AC है, इस AC का मान आपको मालूम है क्या है, नहीं मालूम है AC को। लेकिन जब हम बदल दिए PA माइनस PC में, तब क्या आ गया, PA का मान आपको क्या दिया गया था ऊपर, PA का मान था दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस U, यही ना था। और PA डैश का मान क्या था, माइनस B, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। PF क्या था, फोकस दूरी माइनस F। अब देखिए PA क्या है, माइनस U, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, PC का मान क्या है, माइनस R। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी माइनस R। अब देखिए PC का मान भी आपको मालूम है, फिर PC का मान, फिर PA डैश का मान आपको क्या मालूम है, माइनस V, PF का मान मालूम है इसको माइनस F, फिर PA डैश का मान आपको मालूम माइनस V, फिर PF का मान मालूम है आपको माइनस F। समझ गए, इसको हम क्यों इस तरीके से तोड़े, यही लास्ट में थोड़ा सा तकनीक है,
यही लास्ट का टेक्निक अगर आप याद रखेंगे तो आप डेरिवेशन कर ले जाएंगे, और 2-4 बार इसको अभ्यास करेंगे घर पे जाके तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब भी उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध निकालना हो तो पहला समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, फिर उसके बाद इस दोनों भुजाओं को बराबर करके लिख देंगे, फिर उसके बाद दर्पण का द्वारा छोटा होता है इसलिए एफ क्यू बराबर एफ पी लिख देंगे, और फिर इन दो इसको ला देंगे हम। इसको लाने के बाद यहीं से फिर इसको ये घटाना वाले में तोड़ना चालू करेंगे। और क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमको जो दूरियां मालूम रहेगी वही ना लिखेंगे हम। अब देखिए पी ए का मान क्या है, पी ए का मान दर्पण की दूर से वस्तु की दूरी माइनस यू, कोष्टक में लिख दो माइनस, पीसी का मान क्या है माइनस आर, पीसी का मान माइनस आर न है, माइनस आर। अच्छा, उसके बाद फिर पीसी का मान माइनस आर, फिर माइनस पी ए डैश, पी ए डैश का मान क्या है माइनस वी बराबर पी एफ का मान क्या है माइनस एफ, फिर पी ए डैश का मान क्या है माइनस वी, फिर माइनस पी एफ का मान क्या है माइनस एफ। अच्छा, इसको हम कोष्टक में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब कोष्टक में लिखोगे तो माइनस माइनस, जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमको संबंध किसमें निकालना था, यू में, वी में, एफ में, तो ये आर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इस आर को कैसे हटाएंगे? इससे पहले जो संबंध आपको हम बताए थे, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आर बराबर 2f बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? इस आर की जगह पे जब 2f लिख दोगे तो u, v और f में सब कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आराम से गुणा भाग करके मान निकालो। तो चलिए ये आ गया आपका माइनस यू, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आर। अब इस पूरे को एक कोष्टक में कर दो, ठीक है, और बट्टे ये आर का मान क्या है 2f, लेकिन पीछे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस 2f, फिर ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको एक कोष्टक बनाते जाओ, फिर बराबर ऊपर तो माइनस एफ का माइनस वी एफ ही रहेगा, नीचे माइनस वी का माइनस वी रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस एफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? आप देखिए ऊपर का मिटाए, चलिए भैया ऊपर का मिटाते हैं। ये एक डेरिवेशन ही आज पढ़ा पाएंगे, इतना तो आप लोग का खुद सर घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब यहां से क्या कर देंगे हम, तिर्यक गुणा, एक कोष्टक में हो गया माइनस यू प्लस आर गुणे ये कोष्टक में हो गया माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस एफ, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में माइनस 2f प्लस वी। समझ गए? अब गुणा करो, पहले इसका गुणा करो इन दोनों में, फिर उसका गुणा करो इसके में, समझ गए? पहले इसका गुणा करो, माइनस यू का माइनस वी में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यू वी हो जाएगा प्लस यू वी, ठीक है। फिर माइनस यू का प्लस एफ में गुणा करोगे तो माइनस यू एफ, माइनस का प्लस में गुणा करोगे माइनस आ जाएगा, और यू के साथ एफ जुड़ जाएगा। समझ गए? अब किसकी बारी, आर बदलाया नहीं क्या जी ऊपर वाला, चलो इस आर की जगह पे क्या लिख दो 2f लिख दो, आर की जगह पे क्या लिख दो 2f, यहाँ पे भी आर जगह 2f लिख सकते क्योंकि आर बराबर 2f हम जानते हैं, ठीक है। अब चलो अब इस प्लस 2f का गुणा करो, इसमें प्लस 2f गुणा करो तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 2fv, फिर देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस 2f स्क्वायर, f का गुणा f में होगा तो क्या बन जाएगा f स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, f का गुणा f में हो जाएगा f स्क्वायर, और दो लिखा है 2f स्क्वायर हो गया, ठीक। अब फिर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या बन जाएगा माइनस एफ वी। इतनी चीजें समझ में आएगी नहीं समझ में आई? देखिए मैथमेटिकल टर्म है, ये मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रही है तो फिर इसका कोई हल नहीं है। मैथ आएगी तभी फिजिक्स आएगी, मैथ नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं आएगी। और ये तो बहुत आसान चीज है, आप लोग 7, 8, 9 में लगातार ये चीजें कर रहे होंगे, टफ नहीं लगनी चाहिए। देखिए कोष्टक का गुणा बस तोड़ना है, एक बार इसका गुणा इनमें इसमें कर दिए, फिर इसका गुणा इसमें किए, फिर इसका गुणा इसमें किए, और प्लस माइनस का लगातार ध्यान रखोगे। प्लस माइनस का अगर ध्यान नहीं रखे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस रहेगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब देखिए अब
अच्छांतर पच्छांतर करिए सबको, ठीक है। अब सबको एक साइड लाइए, ये यूवी लिख दीजिए, माइनस यूएफ लिख दीजिए, माइनस 2FV लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 2F² लिख दीजिए। इतना तो इधर ही है चार ठो, और इन दोनों को बाएं तरफ लाइए, 2 + 2F² को इधर लाएंगे तो -2F² हो जाएगा, और माइनस FV को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस FV बन जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो उधर कुछ नहीं ना बचेगा, बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए अब देखिए, ये प्लस 2F² माइनस 2F² क्या होगा, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये -2FV है और ये प्लस FV है, तो घट करके कितना बचेगा, ये UV माइनस UF, अच्छा -2FV है और ये प्लस 1FV है, तो घट करके -1FV बचेगा ना, बोलो। ये दो ठो FV था माइनस वाला, और एक ठो FV था प्लस वाला, एक ठो FV हट जाएगा तो एक ठो माइनस वाला बच जाएगा। जैसे -2 + 1 लिखा है तो घट के -1 ना आता है, उसी तरीके से -2 में से +1 घटेगा, और FV दोनों जगह है तो एक FV बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद UV माइनस UF, UV माइनस UF, देखिए ये UV को इसी साइड रहने दीजिए, UV को इसी साइड रहने दीजिए, इस माइनस को उठा करके किधर ले जाइए, UF इधर प्लस FV, ठीक है। इस दोनों माइनस को उठा के दूसरी साइड ले जाइए, इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब इसको लिख दीजिए समीकरण 3। दो समीकरण बना था और ये कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। अच्छा देखिए, कहीं कोई बहुत सवाल समझने की जरूरत नहीं है, खाली अगर आप गुणा भाग आपको सही से आ रहा है तो आप सवाल को कर ले जाएंगे। गणित क्या हुआ, कहाँ प्लस रहेगा, ये यहाँ पे क्यों प्लस रहेगा, ये प्लस FV है, ये -2FV है, तो एक FV हट जाएगा तो एक तो -FV बच जाएगा ना भाई। -2FV में से एक प्लस FV घटेगा तो एक -FV बचेगा ना। जैसे कहीं अगर -2U लिखा है प्लस 1U लिखा है तो घट करके -U बचेगा ना एक ठो। भाई 2 रुपया कर्जा है, 1 रुपया कमाई है, तो 1 रुपया कर्जा तो बच जाएगा ना। और कर्जा को तो माइनस से दिखाएंगे कि प्लस से दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, समझ गए ना बात को। हाँ चलिए, अब देखिए यहां तक आ गया ना। अब लिख देंगे समीकरण 3 में UVF से भाग देने पर क्या करेंगे, UVF से भाग देने पर, ठीक है। चलो UV में भाग दो, UV बटे UVF बराबर UF बटे UVF प्लस FV बटे UVF, ठीक है भाई। दोनों तरफ भाग दिलाएगा ना, जब भी भाग होगा दोनों तरफ होगा, बाएं पक्ष भी होगा और दाएं पक्ष भी होगा। अब यहाँ कौन कौन कटा, U कट गया, U कट गया, V कट गया, V कट गया, बचा ऊपर एक, नीचे F, 1 बटे F। अब यहाँ U कट गया, U कट गया, F कट गया, F कट गया, बचा 1 बटे V। यहाँ F कट गया, F कट गया, V कट गया, V कट गया, बचा 1 बटे U। तो बराबर क्या आ गया, 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U, 1 बटे U। इस U को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं संबंध पूरा। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। देखिए UVF में संबंध आ गया कि नहीं, UVF में संबंध आ गया ना। चलिए, ये जो दर्पण का सूत्र किसके लिए आ गया, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए आ गया, उत्तल दर्पण के लिए। कल इसी तरीके का सूत्र आपको किसके लिए बताएंगे, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है बेटा। नहीं, आज ये अवतल दर्पण के लिए बताए हैं, ये उत्तल दर्पण के लिए नहीं बताए हैं, क्योंकि ये दर्पण तो अवतल दर्पण है ना। ये दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कल आपको किसके लिए बताएंगे, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है बेटा। अवतल दर्पण के लिए जब आपको UVF में संबंध निकालने को बोले, इसका मतलब किसमें संबंध निकालने को बोला है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी के बीच में, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में है, और दर्पण की
फोकस दूरी के बीच में। सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु ए बी रखते हैं, ए बी के शीर्ष बी से चलने वाली समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब बी डैश ए डैश डालते हैं। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दर्पण के बिंदु एन से मुख्य अक्ष पर लंब एन क्यू डालते हैं। अब हमारा फिगर पूरा हो गया, उसके लिखने वाला काम भी पूरा हो गया। फिर हम कह देंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, लंब बटे आधार। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए सी बटे ए डैश सी, समझ गए। फिर इस त्रिभुज में आ जाओ, एन क्यू बटे ए डैश बी डैश, क्यू एफ बटे एफ ए डैश, समझ गए। फिर इसी त्रिभुज में खेला करना है, एन क्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो एन क्यू की जगह जब ए बी लिख देंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी आ जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी आ जाएगा। इतना मामला तो टाइट हो गया। लेकिन एफ क्यू का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन एफ पी का मान मालूम है, माइनस एफ है। तो ये हम लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ क्यू बराबर एफ पी, एफ क्यू की जगह पे एफ पी लिख दीजिए। तो फिर आपको लास्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ए बी बटे ए डैश बी डैश ये सब हट करके आपका क्या आ जाएगा, ए सी बटे ए डैश सी आ जाएगा, ए सी बटे ए डैश सी। अब इस ए सी का मान तो आपको मालूम नहीं है, तो ए सी जहां पे आप क्या लिख देंगे, ये बड़का पी ए, क्योंकि पी ए का मान हमको मालूम है, माइनस यू है, वस्तु की दूरी है, पी ए बटे पी सी, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है आर। और फिर दूसरा आ जाएगा ए डैश एफ बटे एफ पी, ए डैश एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, पी ए डैश माइनस पी एफ, और पी एफ को जो होगा तो रहने दीजिएगा, आर बराबर 2f रख दीजिएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर आपको ये गुणा गणित में खेल खेलना है। अच्छा, अब मेरा लास्ट बात याद रखिए, जब मान लीजिए आपका जोड़ घटाना में कहीं गलती हो जाए, एग्जाम में टाइम न बच रहा हो, तो आप जानते हैं कि लास्ट में हमको क्या लाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये लाइन आप याद रखिए, uv बराबर, देखिए यहाँ हमको f लाना है ना, तो यहाँ f नहीं रहेगा, uv रहेगा खाली बराबर। यहाँ हमको क्या लाना है, v लाना है, तो v नहीं रहेगा, uf रहेगा। यहाँ हमको u लाना है, तो u नहीं रहेगा, केवल v और f रहेगा। सीधा ई लाइन लिख दीजिएगा, सीधा ई लाइन लिख दीजिएगा, और इसके ऊपर u इन सबको एक साइड ले आकर 0 लिख दीजिएगा। एग्जामिनर सोचेगा लगता है गुणा भाग सही है इसका, भले बीच में कतो गलत हुआ हो, लेकिन लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। लिख करके लिख दीजिएगा समीकरण का नाम देकर, इसमें u v f से भाग देने पर काट देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना, हो जाएगा। इसी तरीके से कल आपको उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ संबंध बताएंगे, फिर रेखीय आवर्धन समझा देंगे। ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इस पार्ट के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल से अंकित प्रश्न करा देंगे, तो आपका 2 चैप्टर बड़े खुशी खुशी फिजिक्स का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और सब याद करके आइए, तो अगर नहीं याद करके आएंगे तो आगे के क्लास नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए।